नमस्कार। एचबीसी न्यूज में आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे न्यूज हेड प्रताप राव जी। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे कि कितना विश्वसनीय है चीन से भारत के जो ताल्लुकात हैं, जो संबंध है, किस तरह के संबंध यहाँ पर रखने चाहिए। भारत के चीन के साथ किस तरह के संबंध है, ये तो जग जाहिर है। कड़वे संबंधों के बीच कई बार मिठास के फूल खिलाने की कोशिश भी की गई, जो कि असफल रही। और ऐसे वक्त जब चीन आए दिन भारत को आंख दिखाता है, संबंधों में सुधार और तकनीक के आदान प्रदान की बात करना कितना विश्वसनीय है, ये सोचने वाली बात है। और हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में प्रताप राव जी। प्रताप जी, आपको क्या लगता है कि जो चीन के जो संबंध है भारत के साथ में, इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जग जाहिर है, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि चीन ने ये किया, चीन ने यहाँ पर अतिक्रमण कर लिया, चीन के सैनिकों के पीओ की मौजूदगी है, बावजूद उसके रतन टाटा का किस तरह का बयान आना कि जो चीन के साथ तकनीकों और संबंधों का आदान प्रदान होना चाहिए, कहाँ तक सही है? पुनः हमें रतन टाटा के बयान को सबसे पहले समझना होगा। रतन टाटा ने कहा है कि चीन निश्चित तौर पे जो हालात हैं उसने भारत से दूर कर दिया है, भारत के साथ दुश्मनी का व्यवहार रखता है, लेकिन चीन के साथ संबंधों की सुधार की ज़रूरत है। और ऐसा केवल रतन टाटा नहीं, ये एशिया के सारे देश और भारत के भी लोग और चीन के भी आम नागरिक ये मानते हैं कि किसी भी तरह से इन दोनों देशों के यदि संबंध सही हो जाएं तो निश्चित तौर पे न केवल आर्थिक ताकत, सामरिक ताकत और जनसंख्या की जो ताकत है, उस ताकत के दम पर दुनिया को दिशा निर्देश दे सकते हैं। जो हम सोचते हैं कि दुनिया को दिशा देने वाला देश भारत बने, तो निश्चित तौर पे चीन के साथ संबंधों का बड़ा उसका असर है। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या संबंध एक तरफा होते हैं? क्या सारी की सारी 50% स्नेह और प्यार से काम चल जाता है, या प्यार दो तरफा होना चाहिए? बात यहीं आके अटक जाती है। इसलिए प्यार ये एक तरफा है। भारत की ओर से बार बार प्यार जताया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने 1960 से 1962 तक खूब प्यार जताया था, लेकिन उस प्यार का जो हमें जवाब मिला वो करारा थप्पड़ था हमारे गाल पर। 1962 का वो युद्ध आज भी याद है कि जब 1962 के युद्ध में हमारे सैनिकों ने लड़ते लड़ते अपनी जानें न्यौछावर कर दी थी, बिना हथियारों के निहत्ते, क्योंकि भारत की तैयारी भी नहीं थी, नया नया देश स्वतंत्र हुआ था और हालत ऐसे नहीं थे कि चीन जैसे देश के सामने टक्कर ले सके। लेकिन उसके बावजूद भारत के सैनिकों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, उन कुर्बानियाँ देनी पड़ी, और उसी दौरान उसने हमारे एक बड़े भूभाग को भी कब्जे में जमा लिया। इसके बाद भी हमें याद है कि चीन किस तरह से हमारे साथ व्यवहार करता है। जब पाकिस्तान के साथ हमारी दुश्मनी होती है, पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई होती है, तो चीन उसे हवा देता है, चीन उसे सहयोग करता है। तो यहाँ बात एक सवाल उठ जाता है कि आखिर में चीन के साथ दोस्ती कैसे की जाए। जी जरूरत प्रताप तो है। जी, आए दिन जो है पीओके में चीन के जो सैनिक हैं उनकी मौजूदगी कहें, या फिर पाकिस्तान में जो परमाणु संयंत्र है उनको चीन की मदद कहें, या फिर हथियारों की जो खरीद फरोख्त है वो चीन से होती है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान से हमारे संबंध किस तरह से गरमाए हुए हैं, यहाँ पर चीन से संबंधों की बात करना कितना उचित है? देखो पूनम, बात यह है कि भारत का अगर प्राचीन इतिहास सुना जाए तो जम्बू द्वीप से हमारा इतिहास है। जम्बू द्वीप का मतलब था कि यदि सेंटर माना जाए हिमालय को, और उसके और कन्या श्रीलंका तक अगर उसकी रेडियस ली जाए और उस रेडियस को हम पूरा सर्कल बना दें तो वो जम्बू द्वीप कहलाता था। यानी कि भारत का असर इतने बड़े भूभाग पर था कि साइबेरिया तक हमारे शासन का, हमारी संस्कृति का असर था, हमारे राज्य का असर था, हमारी राजसत्ता का असर था। तो भारत हमेशा से एक ताकतवर, एक राजनीतिक ताकत रहा है इस भूभाग पर। लेकिन चीन जब इतना बड़ा भूभाग हो गया, उसकी आर्थिक ताकत भी बन गई, तो उसे सबसे बड़ी बात ये लगती है कि महाशक्ति बनने के लिए उसे एशिया के इन देशों पे अपना प्रभुत्व जमाना जरूरी है। लेकिन भारत हमेशा उसे खटकता रहता है, क्योंकि भारत का इतिहास, भारत का वर्तमान, भारत की जो शक्ति है, भारत की जो जनशक्ति है, भारत की जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, उनको उसको लेकर चीन हमेशा शंकित रहता है। और एक डर डर जो है वो हमेशा भारत के साथ संबंध बनाने में उसे रोकता है। दूसरी बड़ी बड़ी बात है कि चीन एक खुला हुआ देश नहीं है। जहाँ बंद काल कोठरी होती है वहाँ हमेशा लोग डरते रहते हैं। चीन कुल मिलाकर ऐसा एक बंद काल कोठरी का देश है, जहाँ के लोग केवल वर्जिश करके अपने शरीर को बढ़ाते रहते हैं, लेकिन उनको बाहर का ज्ञान नहीं होता। और जब बाहर की खिड़की खोलते हैं तो देखते हैं कि वो मेरा दुश्मन है। तो यही हालत चीन की है कि वो खिड़की खोल खोल कर जब देखता है तो उसे लगता है कि भारत उस पार जो है वो दुश्मन है। और इसलिए बार बार चीन कहीं ना कहीं कोशिश करता रहता है
कि भारत को किसी भी तरह से हम परेशान करते रहें, भारत के कमज़ोर बताते रहें, भारत की जो ताकत को हम कम करते रहें, कम आंकते रहें, दुनिया में भारत को एक कमज़ोर राष्ट्र के रूप में प्रतिस्थापित कर दें, जिससे चीन की शर्तें पूरी दुनिया पे लागू हो सकें। जी बिल्कुल प्रताप जी, चीन जिस चश्मे से भारत को देखता है उसको देखकर तो ये लगता है कि ये विश्वसनीय नहीं होगा कि इन संबंधों की यहाँ पर बात की जाए। लेकिन टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा के बयान के बाद भारत और चीन के रिश्तों में फिर से उबाल आ गया है। रतन टाटा कहते हैं कि चीन पाकिस्तान को मदद करता है, हथियार देता है, लेकिन फिर भी भारत को चीन से दोस्ती बढ़ानी चाहिए। क्या है ये पूरा मामला, देखते हैं एक रिपोर्ट। भारत और चीन के रिश्तों पर फिर से हुई हलचलें। बहुत से मुद्दों पर रहा है टकराव। अब रतन टाटा ने शुरू की है बहस। क्या चीन बन सकता है भारत का दोस्त? टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने अपने बयान से एक बार फिर से राजनीति में गर्माहट पैदा कर दी है। टाटा का कहना है कि पाकिस्तान दोयम दर्जे का पड़ोसी है। चीन पाकिस्तान की मदद करता है, उसे आर्थिक सहायता देता है, उसे हथियारों की आपूर्ति करता है। चीन ने पाकिस्तान को हथियार देकर पिद्दी पहलवान तो बना दिया है, लेकिन चीन की ताकत से घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये भारत को उकसाने वाली बात है, लेकिन भारत को चाहिए कि वो चीन के साथ दोस्ती बढ़ाए। रतन टाटा कहते हैं कि चीन की आर्थिक ताकत का दबदबा भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है। भारत को अपने इस पड़ोसी के साथ मित्रता का रास्ता निकालना चाहिए। भारत और चीन के बीच दुश्मनी नहीं है, लेकिन संबंध अच्छे भी नहीं हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को अभी खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला है। मैं चीन के साथ भारत के संबंधों को तरजीह दूंगा। भारत को यह चिंता है कि चीन एशिया में प्रभावशाली बनने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर चीन भी ये कोशिश कर रहा है। टाटा का ये बयान एक बार फिर से बहुत से सवालों को खड़ा कर गया है। चीन की नीयत हमेशा भारत को तोड़ने की, भारत को कमजोर करने की और भारत को नुकसान पहुंचाने की रही है। जब जब भारत ने चीन से संबंध सुधारने की कोशिश की है, चीन ने भारत को धोखा ही दिया है। टाटा कहते हैं कि चीन से संबंध बेहतर करने पर बल दिया जाए, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि एक धोखेबाज पड़ोसी की नीयत पर कैसे भरोसा किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। यानी कि एक धोखेबाज पड़ोसी की नीयत पर किस तरह से विश्वास किया जाए, जो कि आए दिन पीठ में छुरा भोंकता ही रहता है। प्रताप जी, इस तरह से देखा कि चीन जो है आए दिन कुछ ना कुछ बवाल करता है। संबंध जो है भारत ने कई बार कोशिश की कि मधुर बनाए जाए, और ऐसे समय में जब चीन एक अच्छी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा है और भारत की जो साख है गिरती जा रही है, वहाँ पर रतन टाटा का ये बयान कि भारत को मित्रता बढ़ानी चाहिए, तकनीक का आदान प्रदान करना चाहिए, क्या लगता है कि इस तरह से एक झुकने वाली बात होगी? पूनम, ना तो झुकने वाली बात है इसमें। हमें जो हमारे फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति, उसको एक खंगालने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात है कि चीन और हमारे बहुत पुराने प्राचीन सांस्कृतिक संबंध हैं। चीन की संस्कृति में भारतीय संस्कृति का पूरा असर है। चीन में बौद्ध धर्म भारत से गया हुआ है। चीन के लोग भारत को मानते हैं, भारत को पुण्य भूमि मानते हैं। यहाँ के नालंदा में सैकड़ों हजारों चीनियों ने शिक्षा प्राप्त की है, और वहाँ की जो संस्कृति का विस्तार हुआ है वो भारत की संस्कृति पे, एक एक चप्पा चप्पा वहाँ की संस्कृति पे भारत की संस्कृति का अमिट छाप दिखती है। लेकिन आखिर में क्या हुआ, ऐसा हमें समझने की जरूरत है कि आखिर में ऐसा 1962 में क्या होता है कि जो दोस्त होता है वो दुश्मन बन जाता है। कैसी ऐसी घटनाएं होती हैं, तो हमें समझने की जरूरत है कि जिस वक्त हम जवाहरलाल नेहरू, चौ एन लाई के साथ
हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे, तो चीन में उस समय क्या घटनाएं घट रही थी। चीन में उस समय चाओ एन लाई को हटाकर माओ त्से तुंग की जो रेड आर्मी है वो उसको सत्ताच्युत करके और सत्ता पे कब्जा कर रही थी। आखिर में जब दोस्ती की ये बात हुई तो माओ त्से तुंग की सेना ने भारत को भी चाओ एन लाई का मान के और भारत के साथ संबंधों को खत्म कर दिया। यहाँ से हमारी शुरुआत होती है कि यहाँ हम इस बात को समझने में कमजोर सिद्ध हो गए कि जिस समय चीन में सत्ता बदल रही थी, चीन में बदलाव था, राजनीतिक बदलाव के संकेत थे, चीन में कोई परिवर्तन की आंधी चल रही थी, ऐसे में हम उस सत्ता के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे जो सत्ता जाने वाली थी। तो जो नई सत्ता आई तो उसने भारत को दुश्मन माना और यहीं से हमारी इस विदेश नीति में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। यदि ये ऐसा नहीं होता तो शायद 1962-1960 की ये जो गलती अगर नहीं होती, हमारे उस समय के हुक्मरान उस समय की नजाकत को समझते हुए चीन को समझने में भूल नहीं करते, ना तो तिब्बत आज चीन का हिस्सा होता, हमारे बीच में बफर स्टेट होता, ना ही चीन के साथ हमारे संबंध खराब होते, यहाँ के लोग बिना वीज़ा के मानसरोवर जाते, ऐसी सारी परिस्थितियाँ होती। लेकिन क्योंकि हमारे लोग समझने में नाकामयाब रहे। लेकिन प्रताप जी, उसके बाद में भी कई बार संबंधों को सुधार के यहाँ पर बात की गई, कोशिशें की गई, बावजूद उसके चीन ने कोई प्रतिक्रियाएं दी, लेकिन भारत पर पीछे पीछे वार करके या फिर उसके बॉर्डर पर जबरन ही कब्जा करके किसी न किसी तरह से परेशान करके जो प्रतिक्रियाएं दी हैं। लेकिन एक अच्छे संबंधों की अगर यहाँ पर बात की जाए तो उस तरह की कोई प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आई, जबकि भारत की तरफ से अच्छे संबंधों के लिए कई बार कोशिश की जरूरत है कि चीन कैसी भी ताकत हो, लेकिन ये तो तय है, ये दुनिया में सिद्ध हो चुका है कि भारत बहुत बड़ी ताकत है। ये अभी की ताकत नहीं है, बहुत पुरानी ताकत है, बहुत प्राचीन समय से ताकत है और यहाँ के लोगों ने अपना लोहा बहुत दूर दूर तक बनाया है। चीन तो अभी समुद्र में उतरा है, हमारे सदियों गुजर गई जब हमारी समुद्री सेनाएं हुआ करती थी, तो इसलिए भारत की ताकत को दुनिया ने देखा है और चीन भी इस बात को मानता है। यदि भारत के साथ अगर उसने संबंधों को ध्यान नहीं देकर और भारत की ओर ध्यान नहीं दिया, भारत को कंट्रोल में नहीं किया, तो चीन को हमेशा डर लगा रहता है कि भारत कहीं इस क्षेत्र की महाशक्ति बनकर चीन को अपने शैडो में नहीं ले ले। उस छाया से डर है, भारत की उस छाया से डर है जो एक दिन आनी है, तय है। क्योंकि दूसरी बात है कि चीन के अंदर आंतरिक संकट बहुत ज़्यादा है। चीन एक बंद काल कोठरी है जिसके अंदर की बातें बाहर नहीं आती हैं, आने नहीं दी जाती हैं, और उस बंद आयरन कर्टेन के भीतर जो कुछ होता है वो ऐसा है कि वो कभी भी, वो आयरन कर्टन यदि जंग लगकर जिस दिन टूटेगा तो चीन के सामने अपने अस्तित्व को बनाए रखने का, अपने को एक रखने का, एकता का एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। चीन इस बात को जानता है, इसलिए उसके सामने कोई ना कोई, पूरे चीन के लोगों के सामने, चीन की राष्ट्र के सामने, चीन राष्ट्र के सामने एक कोई ना कोई लक्ष्य देना उसको जरूरी है। कभी वो अमेरिका होता है, तो कभी वो चीन होता है, तो कभी रशिया होता है, कभी जापान होता है। कोई ना कोई चीन को एक रखने के लिए कोई ना कोई एक लक्ष्य देना जरूरी है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान को यदि एक रखना है तो भारत के खिलाफ आग उगलना जरूरी है। कुल मिलाकर चीन को लगता है कि कोई ना कोई एक राष्ट्र, बहुत लंबे समय तक रशिया के साथ उसकी लड़ाई रही और रशिया के नाम पर चीन के हुक्मरान चीन की जनता को, चीन के प्रजा को बरगलाते रहे और रशिया के साथ टसल में रहे। फिर हमने देखा है कि दौर, आर्थिक जो तनाव का दौर और वियतनाम के दौर में हमने देखा है कि किस तरह से उसके बाद अमेरिका के साथ उसके तनाव रहे। अब भारत का मामला है, लेकिन इस बात से एक सिद्ध है, जब जब जो महाशक्ति होती है उससे चीन टकराने की कोशिश करता है अपने को एक रखने के। इसलिए इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि हम महाशक्ति हैं और बड़ी ताकत के रूप में उभरने जा रहे हैं। ये केवल चीन का टकराव ही सिद्ध कर देता है। जी बिल्कुल प्रताप जी, सही कहा आपने कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरा है और एक यही डर है जो चीन को दिन रात खाया जा रहा है, और उसी वजह से ही जो पूरा घटनाक्रम यहाँ पर हो रहा है कि एक डर जो चीन के अंदर बैठा हुआ है, जो पूरी वारदातें यहाँ पर होती हैं, जो इस तरह से घटनाएं होती हैं, ये उसी का ही नतीजा है। फिलहाल रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो।